हेलो एवरीवन। तो आर की पुनः परीक्षा री एग्ज़ाम ये 27 जुलाई को होना सुनिश्चित हुआ है। तो 27 जुलाई में अब समय बहुत कम बचा हुआ है। टाइम है कि आप करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन कर लें। फ़िलहाल आपको यहाँ पर पूरे एक साल का जो करंट है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर दिए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर का बूस्टर नंबर 1 होगा और इसी प्रकार से क्रमशः बूस्टर डोज के रूप में मैं आपको करंट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो हाँ, आपके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जो कि आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी। अपनी सुविधा अनुसार आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं आपसे प्रतिदिन आपको तैयारी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पीडीएफ, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई या कोई भी जानकारी होगी जो कि वीडियो के माध्यम से शेयर करने से पहले मैं आपको लिखित रूप में इन चैनलों पर शेयर कर दिया करूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये बूस्टर नंबर 1 होगा और हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप मेजर्स के नाम से भी जानते हैं और यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। फ़िलहाल आपकी जो परीक्षा हो रही है यह जुलाई में हो रही है और जुलाई में अगर देखा जाए तो मात्र 2 ग्रैंड स्लैम अभी तक हुए हैं। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी के महीने में होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो कि मई जून के महीने में होता है। विंबलडन खेला जाता है जून जुलाई के महीने में। यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर के महीने में और सितंबर के बाद फिर जनवरी तक सारा मामला ठंडा रहता है। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इस समय यानी कि जब आपकी परीक्षा हो रही है तब तक मात्र 2 ग्रैंड स्लैम यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि जो आपका पहला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पर होता है और जो अंतिम यूएस ओपन होता है ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। इसके बाद जो दूसरा वाला होता है मई जून के महीने में फ्रेंच ओपन जो कि हाल ही में खेला गया था, यह क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और जो विंबलडन होता है यह ग्रास कोर्ट पर होता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो याद रखिएगा कि सबसे पुराना है यहाँ पर आपका विंबलडन। तो सबसे पहले विंबलडन खेला गया था कब? 1877 में। फिर यूएस ओपन 1881 में खेला गया था। इसके बाद खेला गया था फ्रेंच ओपन 1891 में और सबसे नया माना जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। लेकिन क्योंकि साल में पहली बार से खेला जाता है, जनवरी के महीने में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं ये केवल मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स से संबंधित ही होते हैं। आजकल प्रश्नों को पूछने का जो पैटर्न है थोड़ा बदल रहा है, तो जानकारी आपको पूरी रखनी पड़ेगी कि जो विजेता खिलाड़ी हैं, जो उपविजेता हैं, दोनों किस देश से हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी के महीने में खेला गया था, तो इसमें मेन सिंगल्स के विजेता बने थे जैनिक सिनर। जैनिक सिनर, ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल सिंगल्स में विजेता बने थे, लेकिन फ्रेंच ओपन में ये उप विजेता बने हैं। जैनिक सिनर किस देश के हैं? इटली के हैं। तो आपको याद अच्छे से हो जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर विजेता रहे, जबकि फ्रेंच ओपन में उप विजेता रहे। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन में फीमेल सिंगल्स की विजेता कौन बनी है, तो ये हैं यूएसए की मेडिसिन कीज़। ठीक है, और मेडिसिन कीज़ ने किसको हराया था? बेलारूस की आरेना सबालेंका को। तो ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के, ये मैं आपको पुनः बताता हूँ। तो मेल सिंगल्स में विजेता बने थे जैनिक सिनर, इटली। हराया था किसको? अलेक्जेंडर ज्यूरियो को हराया था, जो कि जर्मनी से हैं। फीमेल सिंगल्स में विजेता बनी थी मेडिसिन कीज, अमेरिका से हैं। और किसको हराया था? आरेना सबालेंका को हराया था। कहाँ की हैं आरेना? ये बेलारूस की हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन में मेल सिंगल्स का खिताब जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं। किसको हराया था? जैनिक सिनर, इटली को हराया था। और फ्रेंच ओपन में जो मेल सिंगल्स का खिताब जीता है वो कोको गोफ ने जीता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फिर फ्रेंच ओपन, मेल सिंगल्स का खिताब अमेरिका नहीं जीता है, नाम चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप,
तो फिलहाल मेडिसिन कीज ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन और कोको गोफ ने जीता था फ्रेंच ओपन। जबकि फ्रेंच ओपन की फीमेल सिंगल्स में जो रनर अप रही हैं वो आरना सबलेंका रही हैं। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। तो दोनों में ही आपने देखा यहाँ पर कि ये कॉमन है, आरना सबलेंका दोनों में कॉमन है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो, दोनों में ही आरना सबलेंका जो है वो उप विजेता बनी हैं, मतलब विजेता रहते रहते चूक गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो ITF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो कि आयोजक है ये जो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं इनका, तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको लंदन में। ITF की स्थापना हुई थी 1913 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी। क्या नाम है? डेविड हैगर्टी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में आए ना आए, लेकिन ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, संभावित हैं, तो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नाम से स्पष्ट है ये फिजी का है क्योंकि नाम में ही फिजी लगा हुआ है। तो फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया था श्री श्री रविशंकर को। ठीक है, तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अब यहाँ पर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कई देशों ने हाल ही में प्रदान किया है हमारे प्रधानमंत्री को, तो वो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अब ये जो सम्मान है वो फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी एम कटोन्यूरे के द्वारा प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी। कब? 1981 में। यह UPPSC में कई बार पूछा गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना किसने की या फिर कब की। तो याद रखिएगा कि किसने की तो श्री श्री रविशंकर ने की है, कब की है तो 1981 में की है। फिजी की राजधानी सुआ है, करेंसी है फिजियन डॉलर। देखो दोस्तों, भारत के पहले लेखकों का गांव, एक गांव बनाया गया है लेखकों का गांव। मतलब इस गांव में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक लेखक को लेखन के समय चाहिए होती हैं। मतलब यहाँ पर हट्स बनाई गई हैं, झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पर हवा पानी की अच्छी व्यवस्था है, लाइब्रेरी बनाई गई है, माहौल बनाया गया है। तो ये जो लेखकों का गांव है ना, ये बनाया गया है कहाँ पर? देहरादून में बनाया गया है, थानो गांव में। थानो गांव है देहरादून में, उसी को बनाया गया है लेखकों का गांव। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंसेप्ट है ना लेखकों का गांव वाला, ये हमारे उत्तराखंड के जो एक्स CM रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि खुद एक जाने माने लेखक हैं, तो उनका विचार था और ये अब अस्तित्व में राइटर्स विलेज जो कि देहरादून के थानो गांव को बनाया गया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि देश का पहला गाँव, ये पहले होता था ना देश का अंतिम गांव कौन सा है, तो अब फिलहाल इसको संज्ञा दे दी गई है देश का पहला गांव। तो देश का पहला गांव माना जाता है किसको? माड़ा गांव, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसे कहा जाता था देश का अंतिम गांव, अब इसे देश का पहला गांव संज्ञा दे दी गई है, माड़ा गांव, उत्तराखंड। देश का पहला संशोधित जैव गाँव वाला राज्य घोषित किया गया है कहाँ पर? त्रिपुरा में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये पल्ली गाँव को घोषित किया गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित की गई है पल्ली गांव, जो कि कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। देश का पहला सौर गांव, यानी कि यहाँ पर 24/7 सारी व्यवस्था जो है वो सोलर एनर्जी से चलती है। ये मोढेरा गांव है, कहाँ पर है? गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर घर RO का पानी किस गाँव में पहुँच गया है? तो यह भरतौल जिला है, बरेली में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हर घर RO का पानी जो है सप्लाई के रूप में दिया जाता है। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव ये बन गया कुबलांगी गांव, केरल में स्थित है। हर गांव में पुस्तकालय की व्यवस्था कर दी गई है जामतारा में, जो कि झारखंड में स्थित है। और पहला शहद गांव घोषित किया गया है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर को देश का पहला शहद गांव घोषित किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, देश की जो 21वीं पशुधन गणना है ये भी शुरू कर दी गई है। तो देश की जो 21वीं पशुधन गणना है ये अक्टूबर 2024 में स्टार्ट की गई है, जो कि फरवरी 2025 में पूरी हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि देश में जो पहली पशुधन गणना हुई थी यह 1919-20 में हुई थी और हर 5 साल में एक बार इसे करवाया जाता है।
तो देश की जो 21वीं पशुधन जनगणना शुरू की गई है, इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि देश की जो 16वीं जनगणना है वो स्टार्ट होने वाली है। हालांकि ये 2021 में ही शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे 2026 में किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि फ़िलहाल देश की जो ये 16वीं जनगणना शुरू होने जा रही है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू वगैरह, तो वहाँ पर ये गणना स्टार्ट की जाएगी 1 अक्टूबर 2026 से। ये पहले चरण की गणना है जो कि 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी। दूसरे चरण की जो गणना है ये 2027 में स्टार्ट होगी। तारीख होगी 1 मार्च 2027। ठीक है, तो 2 चरणों में देश की जो 16वीं गणना होने जा रही है यह पूरी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यह 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी। पहला चरण कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2026 से। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। पीएम मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताऊँगा, और ये जो प्रश्न है ना, ये यूपीपीएससी आरओआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर मिलान करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत हुई 8 अप्रैल 2015 में, ध्यान दीजिएगा। पीएम ग्राम सड़क योजना यह 2000 में स्टार्ट हुई थी, 25 दिसंबर सन 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया गया था? 2019 में, 24 फरवरी 2019। कहाँ से? तो गोरखपुर से। पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई 2014 में, 28 अगस्त को। पीएम आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई 2018 में रांची से, 23 सितंबर के दिन। कौशल ऋण योजना को स्टार्ट किया गया था 2015 में। स्वच्छ भारत आयोजन 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया था। मेक इन इंडिया कई बार पूछा गया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों ध्यान में रखिएगा कि मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2016। तो स्टार्टअप इंडिया पहले आया है, स्टैंड अप इंडिया बाद में आया है, लेकिन दोनों शुरू हुए हैं कब? 2016 में शुरू हुए हैं, जबकि मेक इन इंडिया उससे 2 साल पहले 2014 में ही स्टार्ट हो गया था। तो इस प्रकार थोड़ा सा ना आपस में कंपैरिजन करके याद करेंगे तो तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो 1 प्लेट 1 बैग। तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए आपका रिवीजन हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, यह किस प्रदेश में आयोजित होते हैं, कई बार ये पूछा जाता है। जैसे कि बन्नी उत्सव, बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव गोवा में। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में। गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाता है। हिथाई अम्मन और जल्लीकट्टू ये जो दोनों त्यौहार हैं ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। कंबाला महोत्सव ये कर्नाटक में होता है। मकर बिलक्कू केरला में होता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया, जबकि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में और ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया गया। ये सारे त्यौहार कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मैच कराने के लिए, तो आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध शिकार को रोकने के लिए कर्नाटक वन विभाग ने किस नाम से ऑनलाइन FIR सिस्टम को शुरू किया था? तो इसका नाम दिया गया है गरुड़ाक्षी। क्या नाम दिया गया है? गरुड़ाक्षी। गरुड़ माने आप समझते होंगे, एक बर्ड है गरुड़ जिसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। अक्ष का मतलब आंख होता है, तो आप इसे कह सकते हैं गरुड़ की आंख। ठीक है, तो गरुड़ाक्षी नामक ऑनलाइन FIR सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था? कर्नाटक वन विभाग के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो वनों पर अतिक्रमण हो रहा है, पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, अवैध शिकार है, उनको कंट्रोल करने, रोकने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑनलाइन FIR सिस्टम है गरुड़ाक्षी, इसको किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्तमान समय में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। CM सिद्धरमैया हैं। गवर्नर हैं वर्तमान में भी थावरचंद गहलोत ही। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में बात करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कई बार ROR में पूछी गई हैं, तो इनको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब शुरू हुआ था? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था।
प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था 1992 में, जबकि हांगुल मृग परियोजना को 1970 में शुरू किया गया था। गिर शेर परियोजना को 1972 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर से पहले गिर शेर परियोजना स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? तो गिर शेर परियोजना शुरू हुई थी 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, उसके एक साल बाद। ग्रेट गैंडा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1987 में, जबकि हिमचीता परियोजना शुरू हुई थी 1987 में। जबकि दोस्तों कछुआ संरक्षण परियोजना, घड़ियाल प्रजनन और प्रबंध परियोजना को 1978 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ एक्ट और लॉज हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम ये पारित हुआ था कब? 1972 में पारित हुआ था, जब आपका गिर शेर परियोजना को स्टार्ट किया गया था 1972 में। उसी साल वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। इसमें 1991 में एक संशोधन भी किया गया था। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। वन अधिनियम 1865 में भी पारित हुआ था, जिसमें संशोधन किया गया था 1894 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक फॉरेस्ट एक्ट वन अधिनियम 1865 में भी आया था, जिसमें 1894 में संशोधन किया गया था। भारतवर्ष वन अधिनियम संशोधित ये 1927 में आया था। इसके अलावा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट ये पारित हुआ था 1974 में, प्रोजेक्ट टाइगर के एक साल बाद। इसमें संशोधन किया गया था 1988 में। इसके अलावा जो संशोधित वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट है ये 1987 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में पारित किया गया था। ये सारे जो एक्ट हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ना एक दो बार आप लोग देख लेंगे तो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इंडस फूड 2025। इंडस फूड 2025 ये 8वां संस्करण था। इसका आयोजन जनवरी 2025 में कहाँ पर किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंडस फूड 2025 है ये भारत का प्रमुख इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर है और इसको भारतीय व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश बन चुका है। दोस्तों बात करते हैं 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 2021 के बाद 2023 में ये वन रिपोर्ट जारी होनी थी, लेकिन इसे जारी किया गया था 2024 में। फिलहाल क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक वन हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ कहाँ पर है? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ पर क्षेत्रफल के मुताबिक सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर प्रतिशत के अनुसार तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो लक्षद्वीप पर है। 91.33 हिस्सा जो है लक्षद्वीप का वो वन से घिरा हुआ है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो 18वीं वन रिपोर्ट है इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप अभी जाके इसके बाद देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद इसका आयोजन नहीं हुआ है। तो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। विजेता बना जापान, किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को। अब फ्रेंड्स बात करते हैं महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के बारे में। इसमें महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो था ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। विजेता कौन बना है? भारत बना है। उप विजेता यानी किसको हराया था? भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। इसके बाद बात करते हैं फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2024। तो फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है किसको? विनीसियस जूनियर को। ब्राज़ील और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की ओर से खेलते हैं। और फीफा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2024 ये घोषित किया गया था एताना बोनमाटी को। तो एताना बोनमाटी कहाँ से हैं? स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉलर हैं ये एताना बोनमाटी। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का यह पहला मधुमेह बायो बैंक है, डायबिटीज़ बायो बैंक। यह स्थापित किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। इसकी स्थापना ICMR के द्वारा की गई है। 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बना है मुंबई, और किसको हराया था? मध्य प्रदेश को हराया था। और ये जो 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
जीती गई थी मुंबई के द्वारा। तो टीम के जो कप्तान थे वो थे श्रेयस अय्यर। पहला खो खो विश्व कप 2025 खेला गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला खो खो विश्व कप 2025 खेला गया। इसका आयोजन जनवरी के महीने में 13 से 19 जनवरी के बीच में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो क्योंकि यह पहला खो खो विश्व कप है तो इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो सलमान खान बनाए गए थे। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान थे। चैंपियन बना भारत। मेल और फीमेल दोनों वर्ग में भारत ने अपनी बादशाह जो है वो कायम रखी है। और रनर अप रहा है मेल फीमेल दोनों में नेपाल। यानी कि बहुत ही सरल है कि खो खो विश्व कप हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर रहे। मेल फीमेल दोनों प्रतियोगिताओं को जीत लिया है भारत ने। मेल फीमेल में दोनों प्रतियोगिताओं में भारत ने किसको हराया था? नेपाल को हराया था। बात करते हैं आईएसए के बारे में। तो आईएसए में शामिल होने वाला जो 105वां सदस्य बना है। अब यहाँ पर आईएसए क्या है? आईएसए का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला जो 105वां सदस्य है ये मालडोवा बना है। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप ये बताएंगे कि जो आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, तो इसके अंतर्गत जो कॉप मीटिंग हुई थी, कॉप सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था और उसका क्रम क्या था? बस आपको इतना सा बताना है। तो हम देखते हैं कि कितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग इसका आंसर देते हैं। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। और आप ये भी बताइए कि ये जो वीडियो आपको मिलता है ये दिन में 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, और ये कितने लेंथ का हो? 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, तो जो भी है ना आपके विचार, आप हमें अवगत जरूर कराइएगा। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लगे तो। धन्यवाद।